तो हम बात करते हैं यार इन्फ्लेशन की। महंगाई की बात करते हैं, इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है ना, जहाँ पे जनरल प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, या फिर जो परचेसिंग पावर है लोगों का, मनी का, वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो इट इज़ अ कंडीशन ऑफ प्राइस राइज। A situation where there is a sustained or unchecked increase in the general price level and a fall in the purchasing power of money. Hence, it is a condition of price rise. Hence, it is a condition of price rise. इन्फ्लेशन क्या है भाई? इट इज़ द अनचेक्ड इंक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल, एंड यहाँ पे परचेसिंग पावर जो है मनी का कम हो जाता है। इन्फ्लेशन की बात की, इसके कारणों की बात करते हैं, ठीक है। कॉजेस क्या क्या हैं इन्फ्लेशन के? यहाँ पे दो मेन कारण है भाई यहाँ पे इन्फ्लेशन के। एक तो डिमांड की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है, और एक महंगाई जो हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है उसके बढ़ने की वजह से। तो अगर हमारे पास डिमांड बढ़ गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड जो फैक्टर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का यहाँ पे बढ़ गया, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। So demand pull inflation and cost push inflation. So डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन है, इसके अंदर जो डिमांड है अगर वो बढ़ गया फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज ये अगर बढ़ गया, सो व्हेन डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज रेजेस रैपिडली, अगर ये बढ़ रहा है तेजी से, एंड ये नकारता है इसके सप्लाई को, इट आउट स्पेसिस इट सप्लाई, सो ये क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन। दूसरा, इसको बोला डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ गया, या फिर कंज्यूमर का जो स्पेंडिंग है वो बढ़ गया, जो खर्चा करने का जो ताकत है वो बढ़ गया। अगर लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, चीज़ों पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे डिमांड बढ़ेगा। सो ऑप्टिमिस्टिक जो कंज्यूमर होते हैं, जिनके पास अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा डिमांड देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं डिमांड इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये सप्लाई इन्फ्लेशन हो गया, आउट स्पेस इट सप्लाई, तो ये सप्लाई इन्फ्लेशन हो गया। बट अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गया एक प्रकार से, ठीक है, तो डिमांड इन्फ्लेशन। ऑप्टिमिस्टिक कंज्यूमर विथ disposable income spend more, leading to demand inflation.
गवर्नमेंट स्पेंडिंग का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें एक तरह से जब गवर्नमेंट जब खर्चा करता है तो इट क्रिएट डिमांड इन द इकोनॉमी। एग्जाम्पल, अगर वेलफेयर स्कीम में ज़्यादा खर्चा कर रहा है तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगा, मोर डिमांड एंड देन मोर इन्फ्लेशन। क्रिएट्स डिमांड इन द इकोनॉमी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर गवर्नमेंट खर्चा कर रही है इन वेलफेयर स्कीम्स तो लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आएगा। जब लोगों के पास ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम आएगा तो वो ज़्यादा स्पेंड करेंगे। मोर डिस्पोजेबल इनकम सो मोर स्पेंडिंग, ज़्यादा डिमांड होगा सो इन्फ्लेशन होगा। तो ये हमने बात की अबाउट डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की, मतलब जो फैक्टर कॉस्ट है, जो फैक्टर प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, कैपिटल, उसका यहाँ पे बढ़ गया कॉस्ट, ठीक है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने मिलती है। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सो राइजिंग प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें, लाइक जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वेजेस, अगर ये बढ़ गया है ना, रॉ मटेरियल कॉस्ट इंक्रीज हो गया, वेजेस इंक्रीज हो गया, बिजनेस पास दोस कॉस्ट, है ना, बिजनेस पास बढ़ गया तो जिसकी वजह से दोस कॉस्ट टू द कस्टमर थ्रू हायर प्राइस, है ना। अगर वेजेस का रॉ मटेरियल कॉस्ट ज़्यादा हो गया तो लोग जो है बिजनेस वगैरह उसको कस्टमर के ऊपर डाल देते हैं, थोप देते हैं। सो उसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होता है, महंगाई देखने को मिलती है। बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई शॉक्स की बात करें तो अगर यहाँ पे जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो जाता है, लाइक कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर कोई जो पॉलिटिकल इवेंट या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड शॉक आ गया, तो उसकी वजह से सप्लाई ऑफ गुड्स कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी देखने को मिलता है। डिसरप्शंस इन दी सप्लाई चेन सच एज natural disaster, geopolitical events, or other unexpected shocks can lead to a decrease in the supply of goods। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमने बात की बहुत डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की।
डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, यहाँ पे डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से, कंज्यूमर स्पेंडिंग की वजह से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से यहाँ पे बढ़ता है डिमांड, इसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। कॉस्ट पुश में जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके बढ़ने की वजह से, सप्लाई शॉक्स की वजह से यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। कॉजेस के बाद यहाँ पर हम टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ यहाँ पे इन्फ्लेशन जो देखने को मिलता है, जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं भाई, ये इम्पोर्टेंट है। टाइप्स में से पहले तो हम बात करते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन या फिर लो इन्फ्लेशन की। लो इन्फ्लेशन या फिर क्रीपिंग, एकदम ज़मीन को छू के आगे बढ़ रहा है, सो क्रीपिंग इन्फ्लेशन या फिर लो इन्फ्लेशन की बात करते हैं। सो ये स्लो एंड ऑन प्रिडिक्टेबल लाइंस पे चलता है ये इन्फ्लेशन, एंड जो रेंज ऑफ इंक्रीज इज यूजुअली लेस देन 3%। ठीक है भाई, यहाँ पे जो रेंज है वो लेस देन 3% होता है। नाउ नेक्स्ट जो टाइप ऑफ इन्फ्लेशन है वो हम बात करते हैं अबाउट ट्रोटिंग या फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन की। वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन की, जिसमें हम बात करते हैं अबाउट मॉडरेट इन्फ्लेशन ऑफ अराउंड 3 to 7% देखने को मिलता है, बट ये 10% से कम होता है यार। वॉकिंग इन्फ्लेशन जो है वो 10% से कम होता है, 3 to 7% के रेंज में होता है। वॉकिंग के बाद हम बात करते हैं अबाउट रनिंग या फिर हुपिंग इन्फ्लेशन की। रनिंग या फिर हुपिंग या फिर जंपिंग इन्फ्लेशन। रनिंग, हुपिंग, जंपिंग, रन अवे इन्फ्लेशन की बात करते हैं। सो इस इन्फ्लेशन में क्या होता है भाई, एक तरह से 10 से 20% का, रनिंग में थोड़ा तेज होगा, रैपिड इन्फ्लेशन होता है अराउंड 10 to 20% का। उसके बाद हम बात करते हैं गैलोपिंग इन्फ्लेशन की। गैलोपिंग इन्फ्लेशन की बात करें तो इट इज़ वेरी हाई इन्फ्लेशन in the range of double or triple digits। एग्जाम्पल टू 20 to 100% जो इन्फ्लेशन या फिर उससे ज़्यादा जो इन्फ्लेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, गैलोपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। इसके बाद टाइप्स में गैलोपिंग इन्फ्लेशन के बाद हम बात करते हैं बट हाइपर इन्फ्लेशन की। हाइपर इन्फ्लेशन क्या है, दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन is characterized as large and
large and accelerating inflation with annual rates reaching मिलियंस और इवन ट्रिलियंस। यार एकदम बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन को क्या बोल रहे हैं हम, हाइपर इन्फ्लेशन। एनुअल रेट जो है मिलियंस एंड ट्रिलियंस में चला जाता है ये। ओके, ये हमने बात किया वो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, जिसमें सबसे पहले हमने लो इन्फ्लेशन या फिर क्रीपिंग इन्फ्लेशन की बात की, फिर थोड़ा सा ट्रॉटलिंग है ना, और ट्रॉटिंग या फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन की बात की, देन रनिंग या फिर हुपिंग इन्फ्लेशन जिसमें 10 to 20% होता है, वॉकिंग में 3 to 7%, लेस देन 3% इज लो इन्फ्लेशन, 3 to 7 इज वॉकिंग या फिर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, रनिंग होपिंग जंपिंग रन अवे इन्फ्लेशन में 10 से 20% होता है। डबल डिजिट्स में जो होता है 10 से लेकर ऊपर की बात करेंगे, दैट इज 20 से लेकर ऊपर की, सॉरी 20 से ऊपर की बात करेंगे, इट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन 20 से लेकर 100% तक, और हाइपर इन्फ्लेशन में मिलियंस एंड इवन ट्रिलियंस में होता है इन्फ्लेशन। आगे दो और तरह के इन्फ्लेशन की बात करते हैं, एक तो बॉटल नेक इन्फ्लेशन है और एक कोर इन्फ्लेशन है। एक बॉटल नेक इन्फ्लेशन की बात करेंगे, एक कोर इन्फ्लेशन की बात करेंगे। जो बॉटल नेक इन्फ्लेशन है bottleneck inflation is this type of inflation occur when there is a sharp decrease in the supply, एंड जब डिमांड कांस्टेंट रहता है, सप्लाई डिक्रीज हो गया, तो हमारे पास बॉटल नेक इन्फ्लेशन देखने को मिलता है यार। दिस टाइप ऑफ इन्फ्लेशन occurs when there is a sharp decrease in supply while demand remain constant। एंड ऐसे सर्कमस्टांसेस के अंदर चैलेंजेस रिस्क एंड मैनेजमेंट देखने को मिलता है ऑन द सप्लाई साइड यार। मतलब अगर सप्लाई साइड में क्यों ऐसे सर्कमस्टांसेस क्यों देखने को मिलता है, अगर सप्लाई यहाँ पे डिक्रीज हो गया, क्यों भाई, कुछ चैलेंजेस रिस्क या फिर मिसमैनेजमेंट देखने को मिल रहा है अगर सप्लाई साइड में। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, बिकॉज सप्लाई साइड के जो स्ट्रक्चर उसमें दिक्कत आ रहा है। सच circumstances arise from challenges risk or mismanagement on the supply side, a condition often refers to as structural inflation। एंड ये एक तरह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन के फॉर्म में ही इसको कैटेगराइज करते हैं यार, बिकॉज सप्लाई कम होगा तो डिमांड बढ़ ही जाएगा। कैटेगराइज्ड एज अ फॉर्म ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सो ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन के फॉर्म में इसको कैटेगराइज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, शार्प डिक्रीज होता है भाई सप्लाई में,
बट रिमेन कांस्टेंट, क्या डिमांड, तो इसीलिए बॉटल नेक बोला। बॉटल नेक में क्या होता है, ये बोतल हो गया, इसका एक नेक है भाई यहाँ पे ये। तो यहाँ पे अचानक से बोतल का चल रहा था भाई, अचानक से डिप हो गया। डिप क्या हो गया, सप्लाई यहाँ पे डिप हो गया, है ना। डिमांड कांस्टेंट रहा बट सप्लाई डिप हो गई, इसलिए इसको बोला बॉटल नेक इन्फ्लेशन यार। उसके बाद हम बात करते हैं बट कोर इन्फ्लेशन की। कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें इट एक्सक्लूड्स एलिमेंट्स लाइक फूड एंड एनर्जी प्राइसेस यार। कोर इन्फ्लेशन ये सबसे ज़्यादा जो एलिमेंट्स जो वोलेटाइल होते हैं प्राइसेस में, वो फूड एंड एनर्जी होता है, इसीलिए उसको यहाँ पे एक्सक्लूड कर देता है। कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड एलिमेंट्स लाइक फूड एंड एनर्जी prices, providing a more stable and consistent indicator of the underlying inflationary pressure within an economy. एक्सक्लूड्स एलिमेंट लाइक फूड एंड एनर्जी प्राइजेस यार, बिकॉज ये वॉलेटाइल होते हैं, तो यहाँ पे कोर के अंदर जहाँ पे चीज़ें नहीं होती ना, उसी को यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, एक होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। हेडलाइन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो कोर है उसके साथ साथ यहाँ पे फूड एंड एनर्जी को भी इंक्लूड किया जाता है बास्केट ऑफ गुड्स में, ठीक है भाई। अगर हम समझें यहाँ पे कोर इन्फ्लेशन की बात करें, सो अगर हमारे पास बास्केट ऑफ गुड्स की बात करते हैं, पहले तो बास्केट ऑफ गुड्स की बात करें, तो बास्केट ऑफ गुड्स में यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं जैसे हाउसिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, फूड, एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें किसके अंदर आती हैं, कोर इन्फ्लेशन के अंदर। यहाँ पे इट एक्सक्लूड्स व्हाट, कोर इन्फ्लेशन इट एक्सक्लूड्स व्हाट, ये एक्सक्लूड कर देता है जो हमारे पास फूड एनर्जी को यहाँ पे एक्सक्लूड कर देता है, तो इसको हमने क्या बोला, कोर इन्फ्लेशन बोला यार। बट अगर हम इन्हें एक्सक्लूड कर लिया फूड एनर्जी को, तो उसका हम क्या बोलते हैं, हेडलाइन इन्फ्लेशन। बस यही डिफरेंस है यार, ठीक है। फूड एंड एनर्जी का यहाँ पे खेल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट अबाउट द मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन की। है ना, मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए क्या क्या मेजर्स सरकार लेती है उसकी बात करेंगे। इससे पहले तो हम सप्लाई साइड मेजर्स की बात करते हैं। सो सप्लाई साइड मेजर्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट दी इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स इन शॉर्ट सप्लाई। imports of goods in short supply एंड अगर सप्लाई कम हो गया तो हम बाहर से इंपोर्ट करें, सप्लाई साइड की वजह से अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन हो रहा है तो ये कर सकते हैं भाई, या फिर इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर दें तो ज़्यादा इंपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, सो रिड्यूस
इंपोर्ट ड्यूटीज़ या फिर जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ है उनको बढ़ा दें, तो हम एक्सपोर्ट ज़्यादा नहीं करेंगे तो हमारे देश में ज़्यादा चीज़ें बच जाएगी यार। एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट लाइसेंस मैनेजमेंट। एज लॉन्ग टर्म, हम लोग लॉन्ग टर्म मेजर में क्या कर सकते हैं यार, गो फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे जिससे सप्लाई साइड का जो दिक्कत है वो ठीक हो जाए। एज अ लॉन्ग टर्म measures, go for increasing production। तो ये हमने बात की कि सप्लाई साइड में क्या कर सकते हैं, है ना। सप्लाई साइड मेजर्स क्या कर सकते हैं भाई, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए एक प्रकार से। नाउ अगर हम बात करें कॉस्ट साइड मेजर की, कॉस्ट, अगर फैक्टर प्रोडक्शन जो है उसका कॉस्ट बढ़ रहा है, सो कॉस्ट साइड मेजर्स क्या क्या ले सकते हैं भाई इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। एज अ कॉस्ट पुल डिमांड, एक तरह से डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। सो कॉस्ट साइड में हम क्या क्या वो ले सकते हैं यार यहाँ पे, सो कट कर सकते हैं जो कटिंग डाउन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे कट डाउन कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, एक्साइज एंड कस्टम्स को कट करके, इन लॉन्ग टर्म बेटर प्रोडक्शन प्रोसेस को, है ना, अच्छा करेंगे, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन लाएंगे तो उससे क्या होगा, फैक्टर प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होगा। सो बेटर प्रोडक्शन प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड इंक्रीज करना भाई, जो इंक्रीज दी इनकम लेवल ऑफ पीपल, पीपल्स का जो इनकम लेवल है वो इंक्रीज करेंगे, है ना। एंड रैशनल वेज पॉलिसी इस्तेमाल करेंगे एक प्रकार से, तो उससे भी वेज कम होगा यार, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कम होगा जिससे एक तरह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कम होगा। प्राइस कंट्रोल पे ध्यान देंगे यार। दिस आर दी एक तरह से कस्टम्स कॉस्ट साइड मेजर्स जो ले सकते हैं हम टू चेक इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन यार। ना कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं, कुछ फिजिकल पॉलिसीज़ हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर चेकिंग इन्फ्लेशन और फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन यार। सो मॉनेटरी मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्रेडिट कंट्रोल, जो है पैसा जो हम दे रहे हैं लोगों को, बिकॉज इन्फ्लेशन क्यों होता है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ गया खर्चा करने के, उसको यहाँ पे हम कंट्रोल करेंगे, लोग को ज़्यादा पैसा नहीं देंगे यार। सो क्रेडिट कंट्रोल, डिमोनेटाइजेशन करेंगे ऑफ मनी, बिकॉज मनी का परचेसिंग पावर एक प्रकार से बढ़ गया है, इसीलिए तो यहाँ पे पैसा लोगों के पास ज़्यादा आ गया है। सो डिमोनेटाइजेशन करेंगे मनी का, कट डाउन करेंगे मनी सप्लाई को, लाइक बैंक रेट्स को बढ़ा देंगे, है ना, सीआरआर को बढ़ा देंगे, रेपोस को, री रेपोस, है ना, सबको कट डाउन करेंगे, मतलब कट करेंगे मनी सप्लाई को इन सब चीज़ों से। बैंक जिस रेट पे लोन देते हैं उसको हम बैंक रेट बोलते हैं, उसको बढ़ा देंगे तो लोग कम लोन लेंगे, सीआरआर को जितना पैसा, है ना, लोग बैंक में, रिजर्व बैंक में रखना पड़ता है उसको बढ़ा देंगे तो ज़्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तो सर अपने पास लोगों के पास कम, बैंकों के पास पैसा कम होगा तो लोगों के पास भी कम पैसा होगा क्योंकि लोन नहीं दे पाएंगे। रेपोस में क्या होता है, बैंक लोन देते हैं किससे, हमारे पास आरबीआई से, तो आरबीआई से अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया तो आरबीआई जो है ज़्यादा रेट पे लोन देगी तो लोग बैंक लोन नहीं लेंगे यार।
लॉन्ग टर्म में मॉनेटरी मेजर्स के अंदर हम क्या करते हैं यार, लॉन्ग टर्म तो यहाँ पे हम इंक्रीज करते हैं प्रोडक्शन, यहाँ पे सप्लाई साइड बोटलनेक्स को यहाँ पे रोकने ख़त्म करने की कोशिश करेंगे यार। इंक्रीज प्रोडक्शन, डिसमेंटल सप्लाई साइड बॉटलनेक्स, जो सप्लाई ख़त्म हो जा रहा है। तो ये हमने बात की अबाउट मॉनेटरी मेजर्स की, है ना, टू चेक इन्फ्लेशन। ना मॉनेटरी मेजर्स के बाद हम बात करते हैं अबाउट द फिस्कल मेजर्स यार। फिस्कल मेजर्स की बात करें तो फिस्कल मेजर्स के अंदर हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को, लाइक असरिटी की बात करते हैं यार, है ना। एंड फिस्कल मेजर्स में डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देंगे, लोगों का पैसा छीन लेंगे एक तरह से, है ना। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम करेंगे यार। सो एक तरह से टारगेट करेंगे सरप्लस, जो बजट आ रहा है, ज़्यादा बजट मिल जा रहा है उसको भी यहाँ पे टारगेट करेंगे, बस कम पैसा आए, ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम क्या करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में यहाँ पे हम डायरेक्टली मनी को सप्लाई को रोकने की बात करते हैं, बट फिजिकल पॉलिसी में इनडायरेक्टली यहाँ पे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की बात करते हैं। सो ये हमने बात की अबाउट दी मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन की यार, जिसमें सप्लाई साइड मेजर्स, कॉस्ट साइड मेजर्स, मॉनेटरी मेजर्स एंड फिजिकल मेजर्स की बात की। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन की। इफेक्ट्स और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि लैंडर्स और बोरोवर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पे बॉन्ड होल्डर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करेंगे, मार्जिनाइज्ड ग्रुप्स पे क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कि फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, हम बात करेंगे जो मार्जिनलाइज क्लास है उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, फिस्कल डेफिसिट पे क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे कि जो स्मॉलर फार्मर्स है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनइक्वालिटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करेंगे, है ना। स्मॉल बिजनेसेस पे क्या प्रभाव पड़ता है, ऑन एम्प्लॉयमेंट्स, ऑन एक्सचेंज रेट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है यार, यहाँ पे इन्फ्लेशन का उसकी बात करेंगे, यहाँ पे एक्सचेंज रेट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, बिग फार्मर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात करेंगे, है ना। हम बात करेंगे सेविंग्स पे क्या प्रभाव पड़ता है यार इन्फ्लेशन का, इनइक्वालिटी, है ना, इन डिस्ट्रीब्यूशन सब देख लिया। सो ये हम इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन लैंडर्स एंड बोरोवर, जो पैसा उधार लेते हैं जो खरीदते हैं उन पे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यार।
सो लेंडर्स एंड बोरोवर्स की बात करें तो जो इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से जो बोरोवर्स जो पैसा लिया है उसको फ़ायदा मिलता है, जिसने कर्ज लिया है उसको फ़ायदा मिलता है, बट जो लेंडर है जिसने पैसा दिया है उसको नुकसान मिलता है, बिकॉज किसी ने 10 रुपये दिए उस पर कुछ 2-3% का इंटरेस्ट रेट लगा के वो 10 साल बाद ले रहा है, तो उस समय इन्फ्लेशन की वजह से 10 रुपये देगा, तो 10 रुपये लेके 11 रुपये दे रहा है, तो 11 रुपये का जो वैल्यू है 10 साल बाद वो कम हो जाएगा। सो किसको बेनिफिट करता है? जो पैसा उधारी लेता है बोरोवर को बेनिफिट करता है इन्फ्लेशन। कॉन्सेप्ट से याद रखना, भी रटने की कोशिश मत करना, ठीक है। बाकी ट्रिक्स तो बता दूंगा। ट्रिक्स ये है कि बी से बेनिफिट, बी से बोरोवर, ठीक है। बी से बी मिलाओ आंसर पाओ, बी से बी मिलाओ आंसर पाओ। बेनिफिट किसको मिलेगा? बोरोवर को मिलेगा इन्फ्लेशन की वजह से, ठीक है। जिसको डेटर बोल रहे हैं, वेयर एज इट causes loss to the lender or creditor, ठीक है। लैंडर एंड बोरोवर के बाद हम बात करें कि मार्जिनलाइज ग्रुप के क्या इफेक्ट करता है भाई, जो इन्फ्लेशन है वो, है ना, जो मार्जिनलाइज्ड क्लास है उस पर क्या इफेक्ट करता है ये। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, 1% फूड इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे जो इन्फेंट्स एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी में भी इंक्रीज देखने को मिलता है अराउंड 0.3%, एंड एक तरह से अंडर नरिशमेंट में भी इंक्रीज देखने को मिलता है। तो एक तरह से इन्फ्लेशन की वजह से लोग भूख से मर जाते हैं यार, कमज़ोर हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, 1% फूड इन्फ्लेशन lead to a 0.3% increase in both infant and child mortality rates, and around 0.5% increase in undernourishment. तो ये मार्जिनलाइज क्लास पे क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन की वजह से बेनिफिट किसको मिलता है? बोरोवर्स को, एंड लॉस होता है किसका? लेंडर्स का। एल से लॉस, एल से लेंडर। एंड एशियन डेवलपमेंट में बोलता है कि भाई फूड इन्फ्लेशन अगर इंक्रीज़ हुआ तो क्या होता है? चाइल्ड मोर्टिलिटी एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी भी 0.3% से बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन से जान भी जा रही है। एंड 0.5% अंडर नरिशमेंट, लोग यहाँ पे कुपोषित भी हो रहे हैं भाई। तो ये मार्जिनलाइज क्लास पे क्या प्रभाव पड़ता है उसकी बात की। जो बॉन्ड होल्डर्स हैं, जिन्होंने बॉन्ड बैंकों से बॉन्ड लेके उसको होल्ड किया है, उन पे क्या प्रभाव पड़ता है यार इन्फ्लेशन का? बॉन्ड होल्डर्स पे। तो एक तरह से बॉन्ड होल्डर जो है उनको नुकसान होता है यार। एज अ बॉन्ड इट गिव्स ए फिक्स रिटर्न देता है, तो बहुत साल बाद, आज जो 10 रुपये का वैल्यू है 10 साल बाद 10 रुपये का वैल्यू सेम नहीं रहेगा, तो बॉन्ड होल्डर को जो फिक्स रिटर्न मिलता है उसके बाद उसमें उसको नुकसान होता है। एज अ बॉन्ड गिव्स अ फिक्स्ड रिटर्न आफ्टर मैच्योरिटी, so the bond holder it tends to lose due to the rise in the rates of inflation. बॉन्ड होल्डर्स के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स है उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बॉन्ड होल्डर्स का क्या होता है भाई? बॉन्ड होल्डर टेंड टू लूज, बॉन्ड होल्डर्स का नुकसान होता है, ठीक है।
एंड जो फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स हैं उनका क्या होता है एक तरह से, इनका एक फिक्स इनकम होगा तो परचेसिंग पावर ऑफ द इनकम फॉल्स, तो एक तरह से इनका इंक्रीज नहीं हो रहा है इनकम और परचेसिंग पावर कम हो रहा है, तो एक तरह से उनको एक तरह से नुकसान हो रहा है यार, बैडली इनफैक्ट सैलरी जिनको मिलता है उनको, फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स। सो ऑन फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स की बात करें, सो जो इन्फ्लेशन है वेरी बैडली affects the salaried and pension class, as with इन्फ्लेशन क्या होता है, जो परचेसिंग पावर है, द परचेसिंग पावर ऑफ द इनकम फॉल्स ड्रास्टिकली without an increase in income। सो उनको एक तरह से दिक्कत ही हो रहा है, परचेसिंग पावर ऑफ इनकम फॉल्स। सो इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट इफेक्ट ऑन होम, ऑन स्मॉल फार्मर्स क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का। जो इन स्मॉल फार्मर्स होते हैं, इन्फ्लेशन के वजह से जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, बट क्रॉप प्राइस में नॉट राइज, तो जो उसकी वजह से इनको मार्जिन का जो प्रॉफिट जो मार्जिन है वो कम हो जाता है इन्फ्लेशन की वजह से, तो नुकसान ही हो रहा है भाई फार्मर्स का भी, सब ज़्यादातर वर्गों को नुकसान ही होता है भाई इन्फ्लेशन की वजह से। सो इन्फ्लेशन इंक्रीज इनपुट कॉस्ट, बट जो क्रॉप्स हैं उनका प्राइस में नॉट राइज proportionally, so reducing their profit margins। तो प्रॉफिट मार्जिन कम हो रहा है तो नुकसान हो रहा है। सो इंक्रीज इन द इनपुट कॉस्ट बट क्रॉप प्राइस में नॉट राइज। तो हमने बात की कि स्मॉल फार्मर्स पे क्या प्रभाव पड़ता है। स्मॉल फार्मर्स की अगर हम बात करें कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उन पे क्या प्रभाव पड़ता है। छोटे दुकानदार एक प्रकार से अगर हम बोलें यहाँ पे, तो एक तरह से प्रोडक्शन कॉस्ट, इन्फ्लेशन की वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाता है जिसकी वजह से वो प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाते यार अपना। सपोज कर कोई लेस का पैकेट है 4 रुपये में खरीदते थे, 5 रुपये में बेचते थे, बट प्रोडक्शन कॉस्ट हो रहा है तो 4.5 हो गया भाई लेस, तो 5 में बेचना है बिकॉज लोग तो 5 मतलब 5 में ही खरीदने वाले हैं, तो जो पहले उसको 1 का फ़ायदा मिलता था अब उसको 0.5 का फ़ायदा मिल रहा है। तो जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको क्या होता है भाई इन्फ्लेशन की वजह से नुकसान ही हो रहा है। इन्फ्लेशन राइजेस production costs, making it harder to maintain profitability। और स्मॉल बिजनेसेस की बात की, उसके बाद हम बात करें कि इससे स्मॉल बिजनेसेस के अलावा जो लार्जर बिजनेसेस हैं मतलब बिग फार्मर्स एंड बिग बिजनेसेस पे क्या होता है भाई इनका प्रभाव। किसका प्रभाव, इन्फ्लेशन का जो प्रभाव है ऑन बिग फार्मर्स एंड बिजनेसेस की बात करते हैं, ऑन बिग फार्मर्स एंड बिग बिजनेसेस, तो यूजुअली उनको बेटर प्राइस मिलता है भाई, तो फ़ायदा उनका हो रहा है भाई। बिग फार्मर्स एंड बिग बिजनेसेस यूजुअली
गेन्स एज दे गेट बेटर प्राइसेस, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो उनके पास बार्गेनिंग पावर भी है, तो उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपसे वही पूछा कि इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है फार्मर्स पे, तो आपको बोलना है कि बिग या फिर स्मॉल, स्मॉल पे नुकसान एंड बिग का फायदा। बिग फार्मर्स एंड बिग businesses usually gain as they get better price due to inflation, thereby earning more profits। सो अभी एक ही इंसान है जहाँ फ़ायदा हुआ, डेट देखो, बोरोवर को फ़ायदा हुआ, अभी तक हमने देखा बोरोवर को फ़ायदा हुआ एंड बिग फार्मर्स एंड बिजनेसेस को फ़ायदा हुआ इन्फ्लेशन की वजह से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक्सचेंज रेट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है यार इन्फ्लेशन का। सो ऑन एक्सचेंज रेट एंड एक्सपोर्ट्स, इन पे क्या असर होता है यहाँ पे इन्फ्लेशन का। तो जो एक्सचेंज रेट्स हैं में डिप्रिशिएट यार, ड्यू टू इन्फ्लेशन, एंड there is a benefit to exporter because of this, है ना। एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा, डिप्रिशिएट करेगा, तो बेनिफिट जो इंडिया से एक्सपोर्ट करेगा उसको फ़ायदा होगा। हावेवर, तो यहाँ पे तीसरा आदमी जिसको बेनिफिट हो रहा है बिग फार्मर्स, बोरोवर्स एंड बिग बिजनेसेस के अलावा, वो है एक्सपोर्टर को फ़ायदा हो रहा है इन्फ्लेशन से। हावेवर एक्सपोर्ट्स जो हैं दे में ऑल्सो भी डिसकरेज, जैसे डोमेस्टिक सेल जो है वो लेस अट्रैक्टिव हो रहा है ड्यू टू हायर प्राइस। तो अब डोमेस्टिक सेल नहीं हो पा रहा है, आप एक्सपोर्ट्स तो क्या किया जाएगा भाई, लोग बोलेंगे मत कर यार एक्सपोर्ट्स टू, हमारे देश में ही नहीं हो पा रहा है ठीक से खरीदारी। सो एक्सपोर्ट्स में ऑल्सो बी discouraged as domestic sales become less attractive due to higher prices हायर प्राइसेस की वजह से हमारे डोमेस्टिक सेल में तो एक्सपोर्ट करेगा तो वहाँ कहाँ सेल होगा, तो इसीलिए बोला जाता है कि उनको आप मत करो। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट एक्सचेंज रेट्स एंड एक्सपोर्ट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का। नाउ एम्प्लॉयमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट से पहले हम बात करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट पे क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का। ठीक है, ऑन फिस्कल डेफिसिट, इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ता है भाई फिस्कल डेफिसिट पे। सो इट में राइज, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है ड्यू टू राइज इन इन्फ्लेशन यार, क्योंकि गवर्नमेंट नीड टू मोर सब्सिडीज चाहिए उसको, अगर हमारे पास अफोर्डेबल करना है लो इनकम ग्रुप्स के लिए, तो एक तरह से फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ता है इन्फ्लेशन की वजह से। इट में राइज ड्यू टू द राइज
rise in inflation as the government needs to give more subsidies to make goods affordable to low income groups. सो फिजिकल डेफिसिट क्या होता है भाई? इन्फ्लेशन की वजह से इट मे राइज। फिजिकल डेफिसिट के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है जिसका हम बात करेंगे अबाउट द इफेक्ट इज, बात करेंगे ऑन इनइक्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के ऊपर, ऑन इनइक्वालिटी और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इनइक्वालिटी बढ़ता है भाई इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर अगर इन्फ्लेशन हो रहा है तो जो लोअर स्टेटा है, मतलब जो नीचे वर्ग के लोग हैं सोसाइटी, वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इसकी वजह से इनइक्वालिटी बढ़ता है। तो इन्फ्लेशन में बुरी चीज़ें ज़्यादा हो रही है। बोरोवर्स को फ़ायदा हो रहा है, याद रखना, बिग फार्मर्स को, बिग बिजनेसेस को, बी वालों को फ़ायदा हो रहा है। बी से बोरोवर्स, बी से बेनिफिट, बी से बिग बिजनेस, बी से बिग फार्मर्स, उनको फ़ायदा हो रहा है ना। एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव, मतलब एक्सपोर्ट्स को बेनिफिट मिल रहा है। इक्वालिटी में राइज इन दी economy due to inflation as the lower strata of society are more severely affected। तो ये हमने बात की कि क्या हो रहा है भाई, इनइक्वालिटी वाले को इनइक्वालिटी बढ़ रहा है, फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि सेविंग्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है भाई, इन्फ्लेशन का क्या प्रभाव पड़ रहा है ऑन सेविंग्स। तो देखो भाई, जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, एमपीएस जिसको हम बोलते हैं, वो डिक्रीज हो रहा है। एज मोस्ट ऑफ द सेविंग्स जो इंडिया में है वो कौन करता है भाई, जो घरेलू वाले हैं, हाउस होल्ड्स है, वो करता है। बट इन्फ्लेशन हो रहा है तो जो सेविंग पैटर्न्स है वो कमज़ोर होते हैं, बिकॉज है ना, अनप्रोडक्टिव हो जाते हैं एसेट्स। लाइक ज़्यादातर जो है सेव किस में करते हैं, गोल्ड। तो गोल्ड क्या होता है, अनप्रोडक्टिव, बिकॉज महंगा होने लगेगा, लोग खरीद नहीं पाएंगे। सो एक तरह से जो सेविंग्स है वो डिक्रीज होता है। मार्जिनल propensity to save, MPS, it decrease as most of the savings in India are done by households. On the contrary, it skews the savings, जो सेविंग पैटर्न है उसको यहाँ पे कम करता है इन फेवर ऑफ अनप्रोडक्टिव असेट्स पे। यहाँ पे लोग ज़्यादा खर्चा करने को, ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा डालते हैं पैसा को, अनप्रोडक्टिव फिट्स है ना, अनप्रोडक्टिव एसेट्स की तरफ भागने लगते हैं। जैसे आज के ज़माने में लोग भाग रहे हैं, गोल गोल कर रहे हैं। सो एमपीएस डिक्रीजेस स्क्यू सेविंग पैटर्न यार टुवर्ड गोल्ड। नाउ ये तो हमने बात की ऑन सेविंग्स। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ता है यार यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है, तो सबको पता है बेरोजगारी बढ़ेगी भाई महंगाई से। सो ठीक है, इफेक्ट दिख रहे हैं ऑन एम्प्लॉयमेंट की बात करें अगर हम,
सो इन शॉर्ट अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज, मतलब एम्प्लॉयमेंट शॉर्ट रन में यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, है ना, राइज एंड इन्फ्लेशन की वजह से, बट एक तरह से लॉन्ग रन के अंदर ये यहाँ पे कंटिन्यू रह पाता, बिकॉज महंगाई होगी, थोड़ा सा लोगों के पास डिमांड आएगा, प्रकाश साहब बोल सकते हैं लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो यहाँ पे इन्फ्लॉयमेंट थोड़े से समय के लिए बढ़ेगा, बट लॉन्ग टर्म में यहाँ पे नुकसान होगा। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा एम्प्लॉयमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का, तो आपसे पूछेगा, आपको बोलना है कि लॉन्ग टर्म में कि शॉर्ट टर्म में। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से समझना भाई, इकोनॉमी के अंदर क्या पूछा जा रहा है, और वर्डिंग्स को बहुत ध्यान से सुनना है, अपने को समझना है। सो इन शॉर्ट रन एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज with the rise in inflation. However, it may not hold true in the long run. Okay. तो ये हमने बात किया अबाउट व्हाट, ये हमने बात किया अबाउट द इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन लैंडर्स बोरोवर्स, फ़ायदा होता है उनको, ऑन बॉन्ड होल्डर्स नुकसान होता है उनको, फिक्स इनकम ग्रुप को भी नुकसान होता है, स्मॉल फार्मर्स को नुकसान, स्मॉल बिजनेस को नुकसान, बिग फार्मर्स एंड बिग बिजनेस को फ़ायदा होता है, एक्सचेंज रेट्स कम होता है, तो एक प्रकार से फ़ायदा होता है एक्सपोर्टर्स को, यार एम्प्लॉयमेंट जो है शॉर्ट टर्म में बढ़ता है। सो यहाँ पे अगर पूछूँ पॉजिटिव इम्पैक्ट, तो पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट पे थोड़ा सा शॉर्ट रन में, है ना, एक तरह से, है ना, शॉर्ट रन में पॉजिटिव यहाँ पे बेनिफिट करता है एक्सपोर्टर्स को, बिग बिजनेस एंड बिग फार्मर्स को फ़ायदा करता है, एंड यहाँ पे बोरोवर्स को फ़ायदा करता है। मार्जिनलाइज क्लास पे नुकसान होता है, बिकॉज इन्फ्लेशन की वजह से यहाँ पे चाइल्ड मोर्टलिटी, इन्फेंट मोर्टलिटी, अंडर नरिशमेंट होता है, फिजिकल डेफिसिट कम होता है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट, इनइक्वालिटी बढ़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट, हम सेविंग्स नहीं करते तो नेगेटिव इम्पैक्ट। या सो ये हमने बात की अबाउट द इफेक्ट और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन डिफरेंट ग्रुप्स। उससे पहले हमने बात की अबाउट दी मेजर्स टू चेक इन्फ्लेशन की, सप्लाई साइड मेजर, मॉनेटरी मेजर्स, फिजिकल मेजर्स, कॉस्ट साइड मेजर्स। हमने बात की अबाउट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, बॉटलनेक इन्फ्लेशन, कोड इन्फ्लेशन, लो इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, रनिंग इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन की, है ना। उससे पहले हमने देखा कि कॉजेज़ क्या है इन्फ्लेशन के, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। तो हमने इन शॉर्ट बेसिक इन्फ्लेशन की बात की। साथ हम बात करेंगे अबाउट इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बात करेंगे CPI, WPI, GDP डिफ्लेटर्स, है ना, फिलिप कर्व की बात करेंगे, है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन रिलेटेड कॉन्सेप्ट में स्क्रू इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीज़ की बात करेंगे नेक्स्ट हम।